देश में इस समय कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो चिंता का विषय है। कुछ राज्यों में बढ़ती गर्मी है तो कहीं पर मॉनसून की तबाही। लेकिन इन सब इश्यूज को छोड़कर एक मुद्दा हर भारतवासी की जुबान पर है और वो है इलेक्शन। जी हाँ दर्शकों, हमारे देश में आने वाले वक्त में कई राज्यों में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर है बिहार का। लेकिन हर बार की तरह यहाँ भी कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में हुई सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि कैसे कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्पेशल इंटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल रोल में इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। ऐसे में ये सोचना कि क्या आने वाले इलेक्शन फ्री एंड फेयर और स्मूथली बिना किसी कन्फ्लिक्ट के हो पाएंगे, ये लाजमी है। तो जहां उम्मीद थी कि गवर्नमेंट को इस बढ़ती कंट्रोवर्सी को शांत करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, वहीं उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आग और बढ़ गई है। ऑलरेडी हीटेड अपकमिंग बिहार इलेक्शंस के बीच एक ऐसी डिस्कशंस हुई हैं जो आने वाले चुनावी माहौल को सुधारेंगी या और बिगाड़ देंगी, ये कहना अब मुश्किल हो गया है। दर्शकों, वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया पहले भी डिस्कस हुआ है, लेकिन इस बार इस पर सीरियस एक्शन लिए जा रहे हैं। 2024 का कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल करंटली पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, जहां उस पर टॉप लीगल माइंड से ओपिनियन लिए जा रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड बीजेपी के एमपी पीपी चौधरी हैं, जो काफी एक्टिवली इस बिल पर लीगल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक स्टेक होल्डर्स से फीडबैक ले रहे हैं। ये बिल प्रपोज करता है कि देश के सभी स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के इलेक्शंस एक ही टाइम पे कराए जाएं। इसे काफी लोग कॉस्ट कटिंग, इलेक्शन फटीग और बेटर गवर्नेंस के लिए यूजफुल कह रहे हैं। लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूशनल, फेडरल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स भी काफी डीप हैं, जो अब लीगल एक्सपर्ट समझा रहे हैं। सबसे ज्यादा अटेंशन तब मिला जब इस कमेटी के सामने दो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेएस केहर ने अपने व्यूज शेयर किए। जी हाँ, वही फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जिनके खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने एक लेटर यूनियन गवर्नमेंट को भेजा है, ये कहते हुए कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टाइपेड बंगलों में अपनी रिटायरमेंट के इतने महीने बाद भी रह रहे हैं और उनसे बंगलों को तुरंत वेकेट करने के लिए कहा गया है। जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उनके व्यूज पूछे गए तो उनका कंसर्न था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए अनब्रिडल्ड पावर्स नहीं मिलनी चाहिए। अब ये सामने आया कि दोनों जजेस ने कमेटी को प्रेजेंटेशन दिया और क्लियरली बोला कि इलेक्शन कमीशन पर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी गिवन अनब्रिडल्ड पावर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम। ये दोनों फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा है। फॉर्मर सीजीआईज ने कमेटी को ये भी बोला कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स के ऊपर प्रॉपर ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि कोई सिंगल बॉडी बिना अकाउंटेबिलिटी के इतने बड़े लेवल पर अथॉरिटी हैंडल नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का 5-year टर्म कट नहीं होना चाहिए। सोर्सेज के हिसाब से दे सेड दिस 5-year टर्म शुड नॉट बी कर्टेल्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पहले भी ये पॉइंट रेज किया था कि अगर सरकार का टेन्योर सिर्फ 1 या 2 साल का रहेगा तो वो कोई भी मेजर या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इलेक्शन के पहले 6 months मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, जो सरकारी डिसीजंस और स्कीम्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। As he said earlier, the ability of the government to take on any meaningful project will be minimized if its tenure is only for a year or less, as the model code of conduct will come into force around 6 months before the next poll। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसे कंसर्न्स रेज किए हों। जस्टिस रंजन गोगोई ने भी पहले इस बिल पर अपने ओपिनियन दिए हैं और इलेक्शन कमीशन को मिलने वाली स्वीपिंग पावर्स पर क्वेश्चन किया था। अब तक टोटल 4 फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेएस केहर, यूयू ललित और रंजन गोगोई कमेटी के सामने अपेयर हो चुके हैं, जिसमें 3 ने ओपनली कुछ पार्ट्स ऑफ बिल्स पर कंसर्न्स रेज किए हैं। पीपी चौधरी ने इन ओपिनियंस का रिस्पांस देते हुए बोला है, एज फार एज द प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न्ड, इफ वी फील दैट द बिल नीड्स अमेंडमेंट वी विल अमेंड इट। साथ ही उन्होंने ये भी कहा दैट वी विल सेंड आवर रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट ओनली आफ्टर मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द नेशनल इंटरेस्ट। उनका कहना था दैट वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम इज नेसेसरी फॉर नेशन बिल्डिंग और बिल को इस तरह ड्राफ्ट किया जाएगा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी 100 years तक वैलिड रहे। कमेटी ने पहले 5 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी का विजिट किया था, जहां उन्होंने लोकल लीडर्स, चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी से इनपुट लिया। उनके वर्ड्स में, वी वेंट ऑन अ स्टडी टूर टू 5 states and 1 union territory to gather opinions on the idea of one nation one election. In Maharashtra, we met the chief minister, deputy chief minister, speaker, leaders of political parties, government officials and civil society members. Most of them supported the idea, though some political parties had concerns, mainly about national and state issues. चौधरी ने ये भी
बोला that everywhere we went, we saw that committee members from all parties are showing genuine interest in this issue. We are all thinking about what is best for the country beyond party lines. Former Chief Justices of India, Justice Kehar and Justice D.Y. Chandrachud will also be speaking to us. Their guidance will help us understand if this idea fits within the Constitution. लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि ये सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर और स्टेट्स के राइट्स को वीकेन करेगा। कई जगह लोग पूछ रहे हैं, अगर एक स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो जाती है मिड टर्म, तो क्या पूरी कंट्री का इलेक्शन साइकिल डिस्टर्ब किया जाएगा? क्या प्रेसिडेंट्स रूल्स को अननेसेसरी एक्सटेंड किया जाएगा? क्या इससे स्टेट्स का ऑटोनॉमी इफेक्ट नहीं होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, डिलिमिटेशन। 2026 के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फुल रीड्रॉ होगा। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा इलेक्शन शेड्यूलिंग पर। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही चेंज हो गई तो सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएंगे। पार्लियामेंट ने अभी तक इस एंगल को सीरियसली कंसीडर नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर भी इस बिल के बाद ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर ECI को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ सकता है। कई लोग बोल रहे हैं कि ECI को एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह डिजाइन करना चाहिए, जिसमें इंटरनल चेक्स हो और मल्टी मेंबर पैनल हो, जिसमें डिसेंटिंग ओपिनियंस भी पब्लिक डोमेन में आए। जस्टिस UU ललित ने भी इस डायरेक्शन में सजेशन दिया था। लीगल सर्कल्स में ये डिस्कशंस ऑलरेडी इंटेंस हो चुका है। कई लॉयर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर बिल पास होता है तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होगा, और जब सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अप्लाई करेगा तो फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल फेयरनेस जैसे प्रिंसिपल्स अंडर स्कैनर आएंगे। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर उसके पास अनलिमिटेड पावर होंगी बिना किसी एक्सटर्नल चेक के, तो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस केहर जैसे सीनियर जजेस का कहना है कि ECI के पास जो अथॉरिटी दी जा रही है उसे केयरफुली डिफाइन करना जरूरी है। ये बस एक लीगल रिफॉर्म नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट का इशू है। आम वोटर के पर्सपेक्टिव से भी ये काफी कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर एक ही बार में नेशनल और स्टेट इलेक्शंस हो जाते हैं तो लोकल इश्यूज ओवरशैडो हो सकते हैं। नेशनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और रीजनल पार्टीज का स्पेस कम हो सकता है। ये भी एक रीजन है जिससे कई स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, बंगाल, केरला, पंजाब स्केप्टिकल हैं। मीडिया, पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स, ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक सभी के ऊपर इसका ऑपरेशनल इम्पैक्ट होगा। इलेक्शन सीजन एक ही बार में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो प्लानिंग, आउटरीच और बूथ लेवल मैनेजमेंट चाहिए उसका स्केल डबल या ट्रिपल हो जाएगा। आप इमेजिन करिए कि एक ही दिन वोटर को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और लोकल MLA के कैंडिडेट का डिसीजन लेना है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कमेटी की फाइनल रिपोर्ट अगस्त 2025 तक एक्सपेक्टेड है। अगर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुझाव इंक्लूड किए जाते हैं तो बिल का टोन बैलेंस हो सकता है। अगर इग्नोर किया गया तो कोर्ट्स में चैलेंज ऑलमोस्ट सर्टेन है। जस्टिस चंद्रचूड़ एंड जस्टिस केहर ने जो ऑब्जर्वेशंस रखे हैं वो सिर्फ लीगल नहीं, एक डेमोक्रेटिक वार्निंग भी है कि अगर चेक्स और बैलेंसेस नहीं रहेंगे तो एक सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन मशीनरी फ्यूचर में मिसयूज हो सकती है। और इसीलिए उनका ये कहना याद रखना होगा दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड नॉट बी गिवन अनब्रिडल्ड पावर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम। ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं बल्कि संविधान के बेसिक फ्रेमवर्क के सेफगार्ड्स हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।